नमस्कार, मैं कुमार मनोज। आज हम लोग निकले हैं मोहब्बत के शहर आगरा में। और आगरा एक ऐसी जगह है जहां पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत एक नए मिजाज में आ जाती है। हमारे मित्र, पुराने मित्र जो हिंदी कवि सम्मेलन के बड़े नामी गिरामी कवि रहे हैं, हाल ही में उन्होंने नया नया अपना सियासी सफ़र शुरू किया है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं कहीं जी। तो कैसा लग रहा है नया नया नेता बनते हुए? देखिए, ये जो सियासी सफ़र है ये एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो मेरी विधा थी एक वक्ता और प्रवक्ता के रूप में, एक मंच की वो विधा थी, उसको और निखरने का मौका मिलेगा। और चूँकि मैं सियासी तंजों के जरिए जाना जाता था, तो मुझे कोई कुछ ऐसा नया नहीं लग रहा है, क्योंकि वही मंचों से मुझे भाषण देने हैं, वही मंचों से मुझे अपनी बात रखनी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज तक तो हम लोग जो कवि लोग होते हैं नेताओं के खिलाफ लिखते रहते हैं, तो आपने बहुत सारे व्यंग जो राजनीति के शुद्ध विरोध में थे जी। और अब आप सियासत में आ गए हैं। अब बाकायदा आप एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो अब जो है क्या लगता है आपकी कविता जो है कुछ मौन हो जाएगी? बिल्कुल मौन नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि मैंने जो भी सियासी तंज किए वो निश्चित रूप से वो तंज हमारे जो जयंत चौधरी जी हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर नहीं फिट होते। और शायद मैंने पार्टी का चुनाव भी इसलिए राष्ट्रीय लोकदल का किया क्योंकि वो बेदाग चरित्र हैं, बेदाग व्यक्तित्व हैं, और वो चौधरी चरण सिंह जैसे किसानों के मसीहा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी उस विरासत को लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत में आने का आपको गर्व है कि आप उनकी एक तीसरी पीढ़ी के पार्टी का मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर एक नेतृत्व कर रहे हैं। जी। मैं कुछ सवाल आपसे पवन जी पूछना चाहता हूं एज ए राजनेता। जी। इस समय जो वर्तमान दौर है राजनीति का, क्या लगता है, बड़ी ईमानदारी से जवाब देना, किसकी सरकार बन सकती है इस बार? देखिए, ये बिल्कुल निश्चित है कि इस समय लोग जो भाजपा सरकार की नीतियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने की हैं, और लगातार चाहे वो पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में वृद्धि, उसके बाद पूरे साल भर तक जो किसान आंदोलन हुआ, किसान सड़कों पर पड़े रहे, और जिस तरह से पूरे देश की सिंपैथी किसानों के साथ आई निकल कर, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है। तो सभी जानते हैं कि 700 किसानों की शहादत के बाद यदि आज भाजपा उसको वापस लेकर उसमें कोई राजनीतिक हित ढूंढ रही है, तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक हित तलाश नहीं पाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ पवन जी, जैसे किसान की राजनीति है, वो अलग तरह की राजनीति है, वो उसके राकेश टिकैत और वो तमाम सारे जो उनके नेता हैं, किसान नेता, वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टी या अन्य पार्टियां इस किसान आंदोलन में अपना भविष्य क्यों ढूंढ रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको शायद याद होगा कि जब ये किसान आंदोलन इस सरकार की दमनकारी नीति के कारण दम तोड़ने ही वाला था और राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू आए थे, तो उस समय हमारे राष्ट्रीय लोकदल के उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चौधरी अजीत सिंह जी, उन्होंने एक फ़ोन कॉल किया था कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता, हर नेता उस जो जंग थी उसमें कूद गया, और उसके बाद किसान आंदोलन इतना सशक्त बना कि आज वो किसानों के सामने जो ये सरकार झुकी है। नहीं तो आपको पता है कि वो स्पष्ट रूप से कह चुके थे, जो औद्योगिक घराने हैं उनके दबाव में, कि इस बिल को वापस नहीं लेंगे। लेकिन यदि उनको वापस लेना पड़ा है तो कहीं ना कहीं किसानों की ताकत रही, उससे राष्ट्रीय लोकदल को भी संजीवनी मिली, और राष्ट्रीय लोकदल की वजह से किसान आंदोलन को भी। ये कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन में जो एक तरह से निराशा आ गई थी, तो राष्ट्रीय लोकदल ने उसमें प्राण फूंक दिए, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमें कहने में ये भी गुरेज नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल को भी उससे संजीवनी मिली। और राष्ट्रीय लोकदल जिस तरह से किसानों के साथ खड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं जो चौधरी चरण सिंह जी की जो हमारी विरासत थी, जो उनकी नीतियां थी, उनको भी बल मिला। चाहे वो किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की, उन लोगों के साथ हम लोग खड़े हुए।
तो एक ये बहुत बड़ा यू टर्न था, या हम कहें कि हमारी पार्टी के लिए भी और किसान आंदोलन के लिए भी, कि उसके बाद से हम आज उस स्थिति में आ चुके हैं कि पश्चिमांचल में हमारी इस तरह से लहर चल रही है कि जब हमारे राष्ट्रीय गठबंधन की बात चली किसी पार्टी से, तो तमाम राजनीतिक दलों ने हमसे अप्रोच की कि वो हर दल जो यदि राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करना चाहता था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो ताकत हमको अब हासिल हो चुकी है। अच्छा, मैं बहुत ताज़े आपसे प्रश्न करूंगा पवन भाई। अच्छा ये बताइए, अभी ये कल एक जो अखबारों में एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर आई, जो ख़ास तौर पर आपके लिहाज से बड़ी खूबसूरत होगी, उसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गलवैयाँ डाले हुए बाकायदा लग रहे थे। देखो, मेरा मानना ये है कि सियासत जो है वो दिखता कुछ है, होता कुछ है। मैं ज़रा सच बताइएगा, क्या इस गठबंधन में कोई संभावना है, या अभी और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से गठबंधन तय हो चुका है। और आप देख भी रहे होंगे कि चाहे वो हमारा जो मीडिया सेल है राष्ट्रीय लोकदल का या समाजवादी पार्टी का, उसने दोनों नेताओं के साथ निरंतर पोस्ट डालनी शुरू कर दी है। तो यानी कि हमारे दोनों नेताओं का उनको ये आदेश है और ये गठबंधन पूरी तरह से तय हो चुका है। कुछ सीटों पर जरूर कुछ मशक्कत हुई, जिसकी वजह से इस गठबंधन की घोषणा में देर हुई, और शायद यही कारण था कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि बढ़ते कदम। लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो ट्वीट यदि उनकी तरफ से आशान्वित करने वाला था, वो अखिलेश यादव जी का था कि जयंत चौधरी जी के साथ हम बदलाव की ओर चल रहे हैं। तो बदलाव की ओर, तो यानी कि अब ये सियासत में ये बदलाव की आंधी चल रही है, और ये हम दोनों का जो गठबंधन है वो निश्चित रूप से, क्योंकि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी अपना परचम लहरा रही है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, और पश्चिमांचल में जो हमारा जलजला चल रहा है, जो आप देख भी रहे हो, लाखों की भीड़ जिस तरह से आज जुट रही है चौधरी जयंत सिंह जी के पीछे, हम कम से कम 300 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं और पूरी तरह से हम योगी सरकार को नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं। तो आपने तो अखिलेश जी के आंकड़े में से 100 सीटें कम कर दी पवन जी, उन्होंने तो 400 के आसपास आंकड़ा बताया था। देखिए, उनके अपने आंकड़े होंगे, हमारे अपने आंकड़े हैं, और मैं तो कहता हूं कि मैंने 300 से ऊपर सीट बोला है, वो 400 हो जाती है तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और लग रहा है कि अब आप मंजे हुए राजनेता की तरह बातचीत करने लगे। मैं कुछ सवाल और आपसे पवन जी करूँगा। सवाल ये है कि जो इस समय वर्तमान राजनीति चल रही है, अखिलेश जी ने कांग्रेस से गठबंधन किया तो राहुल जी के साथ जब निकलते थे तो यूपी के लड़के और ये सब चलता था, फिर बुआ जी के साथ किया तो बुआ बबुआ, अब इधर जयंत जी के साथ कोई नया स्लोगन आने वाला है। आप तो कवि हैं, आपने कुछ तैयार किया है ऐसा कुछ? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ ये दोनों युवा चेहरे हैं, और जिस तरह से इन दोनों ने अपने को पूरी तरह से सर्व समाज के अंदर स्थापित किया है। पिछले दिनों से आप कुछ देख रहे होंगे, चाहे वो चौधरी जयंत सिंह जी हों और चाहे अखिलेश यादव जी हों, इन्होंने अपने जो पार्टी है उस पर से कहीं ना कहीं जो जातीय जो ठप्पा है उसको हटाने की कोशिश की है। बहुत सारे सर्व समाज के लोगों को उन्होंने स्थान दिया है, पद दिए हैं। मैं खुद वैश्य समाज से आता हूं, मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे जो शाहिद सिद्दीकी साहब, उनको किया है, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। तो यानी हम हर जो जाति के लोगों को जिस तरह से जोड़ रहे हैं, उस तरह से ये सर्व, क्योंकि किसी एक जाति के माध्यम से हम सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है दोनों बहुत अच्छे चेहरे हैं, और अब मैं तो कहता हूं इन दोनों जो युवाओं का साथ है वो अब सीधे सीधे उसमें सत्ता हमको हासिल होगी, ये निश्चित रूप से तय है। चलिए, तो आप सत्ता को लेकर बड़े आशान्वित हैं, और ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार का चुनाव जो है आप जीत रहे हैं, सरकार को लेकर आशान्वित हैं। मैं एज एक सामान्य आदमी प्रदेश की जनता के तरफ से कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि जैसे योगी जी हैं, उनके एजेंडे में पिछले जो राम मंदिर था, उन्होंने राम मंदिर निर्माण करा दिया। बाकी जो ये आरोप लगाए जाते हैं कि विकास नहीं कर रही है, तो अब वो एयरपोर्ट वगैरह तमाम सारी चीज़ें, हाईवेज़ वगैरह निर्माण भी वो लगातार करा रहे हैं। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई तो ऐसी है कि लगभग हर सरकार में बढ़ती है। तो आप इतने खफा से क्यों हैं कि मतलब कुछ ऐसा योगी जी ने कर दिया है जो जनता उनको उतार के फेंक देगी? कहीं ऐसा हो गया कि योगी जी फिर दोबारा आ गए तो
देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और खफा हम नहीं है, खफा जनता है। अब जनता जान चुकी है कि जब आपकी 4 साल गुजर जाते हैं उसके बाद आप विकास की बातें करने लगते हैं। उससे पहले आपने कहा कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। आप स्थिति देख लीजिए लखनऊ से लेकर सारे सब जगहों की कि क्या हालत रही। सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे थे, यानी गड्ढों में हमें सड़कें ढूंढनी पड़ती थी। तो ये स्थितियां थी। अब यदि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं इसके बारे में आपको पता है, वो कहते हैं हमने एक्सप्रेस वे का कर दिया, उसको अखिलेश यादव जी ने बताया कि ये तो हमारा प्रोजेक्ट था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी सरकार की चीज़ें थी उनको किया। हाँ, रही बात राम मंदिर की, वो उस पर लेकर आए, लेकिन वो कोर्ट के आदेश था और उसके बारे में बहुत समय से ये चर्चा चल रही थी। उसका श्रेय भाजपा लेना चाहती है और लेना भी चाहिए उसको। मुझे इसमें ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। किंतु अब जनता समझ चुकी है कि हम मंदिर और मस्जिद के नाम पर हम अपना विकास नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमको रोजगार चाहिए, आज हमको शिक्षा चाहिए, हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ये हमको सरकार किसी भी रूप में देने में सक्षम नहीं दिखाई देती। और ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई बात होती है सीधे या तो हिंदू मुस्लिम की के ध्रुवीकरण की कोई चालें चलने लगते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों से अब लोग परेशान हो चुके हैं और वो जानते हैं कि अब तो विकास करना ही पड़ेगा। और विकास के लिए आतुर ये जो दोनों चेहरे जो इस समय पूरी तरह से जोश में हैं, ऊर्जा में हैं, और जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि 5 दिसंबर को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयंत जी और अखिलेश जी इसकी घोषणा लखनऊ के अंदर बहुत अच्छे स्तर पर करने जा रहे हैं। और संभवतः ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन संभवतः 7 दिसंबर को यदि ये सब कुछ सही रहा तो जो जयंत जी की जो रैली है, जो बहुप्रतीक्षित रैली है, बहुत सारे लोगों की उस पर निगाह है, उसको अखिलेश जी भी मंच शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो अलग रहेगा कि अब सपा और लोकदल सब मिला के एक ही मैनिफेस्टो लाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें हमारी सोच बिल्कुल अलग है। क्योंकि जिस समय राष्ट्रीय लोकदल ने लोक संकल्प 2022 का घोषणा पत्र जो लखनऊ में जो रविंद्रालय भवन के अंदर घोषित किया, उस कार्यक्रम में मैं भी था जैन जी के साथ। उसके अंदर उन्होंने 22 संकल्प लिए हैं, 2022 का लक्ष्य और 22 संकल्प। तो उसके अंदर उन्होंने रोजगार का मुद्दा, आप जानते हैं उन्होंने 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही है। तो ये तो सभी के मुद्दे हो सकते हैं, ये तो दूसरी पार्टियों के भी मुद्दे हो सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो किसानों का और बुनकरों का जो बिजली का पिछला बिल माफ और अगला हाफ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा साबित हो सकता है। और भी हमारे ऐसे 20 मुद्दे और हैं, जिसमें हमारे आगरा के अंदर जो आलू किसानों के लिए आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना, तो किसानों के साथ जो पुलिस कर्मियों के लिए कुछ उन्होंने वेलफेयर के लिए की हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन जो हमारी जो 22 घोषणाएं हुई हैं उनमें कहीं समाजवादी पार्टी ये कहना चाहिए कि नहीं साहब इनमें फेरबदल कर दीजिए, मुझे नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं वो कॉमन एजेंडा अपने आप ही बन जाएगा और इस तरह से हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये थे पवन आगरी जी, जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत अच्छी बातें उन्होंने की। कोई आखिरी बात जो आप हमारे कैमरे पर जनमानस से, आम जनता से कहना चाह रहे हैं? जी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप देख चुके हैं कि ये सरकार केवल विरोध की भाषा सुनती है। जब आपने उनको उपचुनावों में हार दी, उसके बाद उन्होंने पेट्रोल डीजल के जो टैक्स में कटौती की। अब सुना गया है कि वो गैस की जो सब्सिडी है उसको भी वापस लाने के लिए जा रहे हैं। जब किसानों के उस आंदोलन से ये लगा कि बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो उन्होंने वो वापस लिया, जबकि वो औद्योगिक घरानों के पूरी तरह से दबाव में थे। तो मैं आम जनता से ये कहना चाहूँगा कि वो क्षणिक लाभ में न जाकर वो ये देखे कि इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। चाहे आप प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण देख लें और जो पिछले भाषण उनके चलते थे और अब भाषण चलते हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आज आप उनके वादों पर न जाएं, आप समझ जाएं कि आज वो जो कह रहे हैं वो सरकार आने के बाद उन फैसलों को पलट सकते हैं। इसलिए आप पूरी तरह से इनको नेस्तनाबूद करें, इनको सरकार से हटाएं और हमारी जो गठबंधन है उसको जिताएं, ताकि जो विकास की जो अविरल धारा है वो बह सके। तो आपने बहुत अच्छा जो राजनीतिक आपका जो एक व्यू होना चाहिए, बड़ा शानदार तरीके से रखा। अब हम लोगों की एक ही मांग है कि इतना सब जो आपका सियासी जो आपने बोला है बड़ा शानदार है, लेकिन एक कविता जरूर सुना दीजिए जाते जाते, कोई इन दिनों की नई ताज़ा कविता, व्यंग कविता हो। देखिए, वैसे तो जनरली जो लोग हैं नेताओं के बारे में कुछ कहते हैं, तो मैंने 2 पंक्तियां बनाई
क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर हमें इस बात का बहुत अपने ऊपर गर्व है कि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन अन्य नेताओं की बात कर रहा हूँ कि नेताजी ने भाषण दिया। देखिए, एक जगह एक जनसभा चल रही है और एक जगह एक फिल्मी गाना गूंज रहा है। मैंने एक पंक्ति उधर से उठाई, एक पंक्ति उधर से उठाई कि नेताजी ने भाषण दिया, चुनाव जीतकर हमें इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दिखाना है, और तभी लाउड स्पीकर से गाना गूंजा कि सजर्रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। क्या बात है। तो ये थे पवन आगरी जी, और आज इनसे वार्ता हुई और बहुत अच्छे मुद्दों पर उन्होंने बड़ी शानदार बातचीत की। अगले चुनाव के लिए आप जो आपने सियासी सफ़र किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप अपने सपनों को साकार करें।